नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर गहराई से बात करेंगे जिसने 2022 में कई लोगों को चौंकाया। सवाल ये कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो भारत ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का साथ क्यों नहीं दिया। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस काफी उलझे हुए भू राजनीतिक फैसले की परतें खोलते हैं। जी ये कोई अचानक लिया गया फैसला तो था नहीं, है ना। बिल्कुल। इसके पीछे दशकों का इतिहास है, राष्ट्रीय हित है और वैश्विक राजनीति की एक गहरी समझ भी है। बिल्कुल। तो चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी जरूर। सबसे पहले थोड़ा इतिहास में चलते हैं। शीत युद्ध का दौर, भारत और सोवियत संघ के रिश्ते कैसे पनपे, खासतौर पर जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। हाँ, वो दौर बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। देखिए, भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ एक तरह से स्वाभाविक था और 1971 बांग्लादेश मुक्ति संग्राम वो एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, 1971। जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेजा भारत पर दबाव बनाने के लिए, तो सोवियत संघ सामने आया। उन्होंने भारत के साथ वो 20 साल की शांति, मित्रता और सहयोग संधि की और अपने जहाज भी भेजे अमेरिकी खतरे का मुकाबला करने के लिए। इसने एक बहुत गहरे भरोसे की नींव डाली। और ये भरोसा सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, ये तो भारत की सैन्य ताकत का भी आधार बन गया। जी मिग, सुखोई, T-90 टैंक, काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, और ये सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं है। आज भी आप देखिए, भारत के करीब 60 से 70% सैन्य उपकरण वो रूसी मूल के ही हैं। 60-70%, ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, और यहाँ एक और अहम बात है, ये निर्भरता सिर्फ हार्डवेयर खरीदने तक नहीं है। उनके स्पेयर पार्ट्स चाहिए, उनका गोला बारूद, रख रखाव, इन सब के लिए भारत रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अच्छा। और चीन के साथ जो आजकल तनाव चल रहा है, उसको देखते हुए आप सोचिए, रूस से एकदम से दूरी बनाना, ये भारत की सैन्य तैयारी के लिए कितना खतरनाक हो सकता था। कुछ हफ्तों में ही शायद फ्रंट लाइन सिस्टम पर असर पड़ जाता। तो ये एक तरह की कह सकते हैं रणनीतिक मजबूरी थी। हाँ, एक हद तक तो थी। लेकिन फिर इसका एक आर्थिक पहलू भी सामने आया। जब रूस पर प्रतिबंध लगे तो उसने सस्ते दाम पर कच्चा तेल बेचना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। जब जंग की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, तब रूस ने डिस्काउंट पर तेल ऑफर किया। हाँ। तो भारत ने इस मौके का फायदा उठाया। और इसके पीछे सीधा सीधा आर्थिक तर्क था। क्या तर्क था? अपना इंपोर्ट बिल कम करना और कोविड के बाद जो घरेलू महंगाई बढ़ रही थी, उस पर कुछ हद तक काबू पाने में मदद मिलना। तो क्या ये सिर्फ सस्ता तेल खरीदने का मामला था, या इसके पीछे कोई बड़ी विदेश नीति की सोच भी काम कर रही थी? नहीं, देखिए, ये सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं थी। इसे हम स्ट्रेटेजिक हेजिंग कह सकते हैं, मतलब रणनीतिक संतुलन साधना। स्ट्रेटेजिक हेजिंग, थोड़ा समझाएंगी इसे? मतलब भारत किसी एक पावर ब्लॉक, चाहे वो अमेरिका हो या रूस, उस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहता। ये उसकी विदेश नीति का, आप कह सकती हैं, एक मूल सिद्धांत बनता जा रहा है। विचारधारा से ज्यादा व्यवहारिक राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना। और यहीं पर वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली बात आती है ना, रणनीतिक स्वायत्तता, जिसकी जड़ें शायद नेहरू के गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हैं। सही कहा, बिल्कुल। अपने फैसले खुद लेना, अपने हितों के हिसाब से, किसी बाहरी दबाव में आए बिना। जी, भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से तय करना चाहता है। इसीलिए जब अमेरिका और यूरोप ने दबाव डाला कि आप भी प्रतिबंध लगाइए, तो भारत ने बहुत विनम्रता से लेकिन साफ मना कर दिया। संदेश स्पष्ट था, हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत ने यूक्रेन संकट पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ने यूक्रेन में जो आम नागरिकों की मौतें हुई, उस पर चिंता जताई, मानवीय सहायता भी भेजी और लगातार वो बातचीत और कूटनीति से हल निकालने की अपील करते रहे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उन प्रस्तावों पर वोटिंग से परहेज किया जिनमें सीधे तौर पर रूस की निंदा की गई थी। अच्छा। तो इसे आप तटस्थता कह सकते हैं। रूस का खुला समर्थन नहीं, ये एक बहुत ही महीन रेखा पर चलने जैसा है। काफी मुश्किल संतुलन है। हाँ, ये संतुलन साधना तो मुश्किल लग रहा है। वैसे ये जानना भी दिलचस्प है कि क्या भारत इस मामले में अकेला था, या और भी बड़े देशों ने ऐसा ही कुछ रुख अपनाया? नहीं, भारत अकेला नहीं था। चीन को देखिए, उसने तो रूस से अपने संबंध और भी मजबूत कर लिए। हाँ, वो तो है। फिर ब्रिक्स समूह के जो दूसरे देश हैं, जैसे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, उन्होंने भी पश्चिमी प्रतिबंधों से दूरी बनाए रखी।
यहाँ तक कि तुर्की जो नाटो का सदस्य है उसने भी एक तरह से बीच का रास्ता अपनाया, मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश की। अच्छा, तो अगर अब तक के नतीजों को देखें तो क्या लगता है, क्या भारत इस संतुलन को साधने में कामयाब रहा है? इसके परिणाम क्या रहे हैं? देखिए, अभी तक तो ऐसा ही लगता है कि भारत काफी हद तक कामयाब रहा है। पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, जाहिर है नाखुश तो है, पर उन्होंने भारत पर कोई सीधी कार्रवाई नहीं की है। क्यों नहीं की? क्या वजह हो सकती है? शायद कई वजह हैं। एक तो चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने के लिए उन्हें भारत की रणनीतिक जरूरत है। दूसरा, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। और तीसरा, भारत लगातार शांति वार्ता की बात कर रहा है, किसी एक पक्ष का साथ देने के बजाय। और आर्थिक फायदा? हाँ, आर्थिक रूप से भी सस्ते रूसी तेल से भारत को फायदा तो हुआ ही है, लेकिन हाँ, इस पूरे संकट ने भारत को एक सबक भी सिखाया है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है, और इस पर अब और तेजी से काम करने की जरूरत है। तो अगर हम भविष्य की ओर देखें, आगे क्या हो सकता है? इस स्थिति से क्या रास्ते निकलते दिख रहे हैं? मोटे तौर पर 3 संभावनाएं दिखती हैं। पहली, अगर रूस इस युद्ध में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है तो शायद भारत पर पश्चिम की ओर, अमेरिका की ओर अधिक झुकने का दबाव बढ़ेगा। दूसरी, अगर रूस और चीन की धुरी और ज्यादा मजबूत होती है तो हो सकता है भारत धीरे धीरे इस धुरी से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करे संतुलन के लिए। और तीसरी संभावना? तीसरी ये कि अगर दुनिया वाकई एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, एक सच्ची बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ती है, तो भारत एक स्वतंत्र और प्रभावशाली स्विंग पावर के रूप में उभर सकता है। मतलब एक ऐसी ताकत जो किसी एक गुट का हिस्सा बने बिना अपने हितों को साध सके और वैश्विक मामलों में अपना असर डाल सके। तो संक्षेप में कहें तो लबोलुआब ये निकलता है कि भारत ने असल में पश्चिम के ऊपर रूस को नहीं चुना, उसने अपने हितों को चुना। बिल्कुल। उसका फैसला दशकों के इतिहास, भूगोल, सुरक्षा की जरूरतों और एकदम ठोस व्यवहारिक कूटनीति, जिसे रियल पॉलिटिक कहते हैं, उस पर आधारित था, किसी नैतिक दिखावे पर नहीं। सही कहा, एकदम व्यावहारिक। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये जो ठंडा यथार्थवाद है, ये जो रियलिज्म है, हो सकता है कुछ लोगों को नैतिक रूप से थोड़ा असहज लगे, लेकिन आज की इस बुरी तरह बटी हुई दुनिया में क्या यही एक उभरते हुए देश के लिए अपनी आज़ादी बनाए रखने और किसी का पिछलग्गू न बनने का एकमात्र टिकाऊ और व्यवहारिक रास्ता है? सोचने वाली बात है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। कृपया नीचे कमेंट पे अपने विचार साझा करें। अगर कोई खास विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम अगली बार बात करें तो हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।